चलिए टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन पूछना है पहले पूछ लीजिए। मेरा तो इच्छा है कि छुट्टी दे दे, लेकिन नहीं देंगे। चलो यार, नहीं अच्छा लगता है क्या आप लोग को बोले। कह रहा है कि 3 परीक्षण का औसत जो है वो n है। करे यदि वह अपने चौथे परीक्षण में, चौथा परीक्षण का मतलब 1 को होगा, 4 को नहीं हो जाएगा, परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया हो, माने इधर हो जाएगा n प्लस 20। तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए कि चारों परिणाम का औसत क्या होगा। बहुत आसान है। अब देखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो हम कम या ज़्यादा बता सकते, चूँकि अलजेब्रिक वैल्यू है तो हम कम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक होने के साथ साथ भी यहाँ पे बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। ये देखो कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा, 20 ज़्यादा है कि नहीं, खुद देखो। तो ऐसे भी कर सकते थे यार, नहीं हम तो सोचे कि चलो नहीं ऐसे ही होगा, इसीलिए हम बताने भी चाहे, कोई बात नहीं। नहीं तो संख्या गुने औसत बराबर योग, अजोड़ संख्या गुने औसत योग, 1 × 1 करो या ना करो, अब बटा संख्या 3 और 1 4, ये आपका औसत हो जाएगा। 3 और 1 4n, अब प्लस 20, 4 कॉमन हो रहा है तो n + 5 अब बटा 4, यानी औसत कितना हो जाएगा n + 5। या तो आप ऐसे भी सोच ही सकते थे कि ये जो है ज़्यादा लेकर आ रहा है, कितना 20, फ़ायदा होगा, तो 1 से 20 के लिए तो 1 से 20 अब बट्टा कितना 3 और 1 4, तो 4 × 5 = 20, यानी n + 5। चलिए आगे बोलिए। 2 3 4 5 6 21 बना लिए आप लोग। चलिए सीखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक थैले में 25 पैसा के 600 सिक्का है, तथा 50 पैसे के 1200 सिक्का है। कह रहा है कि उसमें से 12% 25 पैसे के सिक्के निकाल लिया जाए, 24% 50 पैसे के सिक्के निकाल लिया जाए। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कुल कितने % सिक्का निकाला गया, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कुल कितने % धन निकाला गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं।
पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल कितने % सिक्के निकाले गए। तो 25 पैसा के 600 सिक्का, 50 पैसा के 1200 सिक्का, हमको दिख रहा है कि इसमें से 25 पैसे वाले में 12% सिक्का निकाला गया और इसका 24% सिक्का निकाला गया। किसका 12%, किसका 24%? तो जितने भी सिक्के होंगे उसका, यानी कि कुल सिक्के का, और यहाँ सिक्के का संख्या भी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कटता है तो काट लो, यानी 1:2। अब तो छोटा है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 12 एकम 12, 24 दूनी 48, 12 60/3, यानी कै %? चलो अब एगो 20%, तो अगला 21.6 होना ही चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको भी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। या तो आप किसी को मान के भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा 1 से 12 का तो 2 से 24 का, अब बटा 2 और 1 3, 3/24, तब 12% और 8%। और हम जानबूझ करके यहाँ परसेंटेज नहीं लिख रहे, का एक ही चीज़ करते रहे। तब 12 और 8 20%। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 सीखना होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने % धन निकाला गया है। हालांकि निकाल रहा है 12% सिक्का, 24% सिक्का, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने % धन निकाला गया। जब बोले कितने % धन निकाला गया, ओवरऑल कितने % धन निकाला गया, तो हमको कितने % धन, यानी कुल धन कितना था और उसमें से कितना % धन निकाला गया, ये पता होना चाहिए। तो अगर 25 पैसा के 600 सिक्का है तो रुपया कितना हो जाएगा, धन कितना हो जाएगा? 150 रुपया होगा। 25 पैसा के 600 सिक्का का मतलब कितना रुपया? 150 रुपया, क्योंकि 1 रुपया में 4 सिक्का, मतलब 4 चवन्नी, तो 600 में 150। अब आगे देखिए, 1200 सिक्का है, 50 पैसा लगे, तो रुपया कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। धन तो इतना ही हो जाएगा ना, यानी कटता है तो काट लेंगे। 15 चौके 60, यानी 1:4, ये धन का अनुपात हुआ। अब रुक जाओ, अगर ऐसा होता कि इसमें से 12% धन निकाल रहे हैं और इसमें से 24% धन निकाल रहे हैं, तो कुल कितने % धन निकाले, आंसर बोल सकते थे। लेकिन ये तो दिया है कि 12% सिक्के निकाले गए हैं, 24% सिक्के निकाले गए, धन तो बोल नहीं रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग को कुल रख करके सोचिए कि मान लो कि आपके पास एक बैग है, इस बैग में आप सब पैसा रखे हुए हैं, नोट इतना, और हम बोलते हैं कि इसमें ये सब 5 वाले सिक्के हैं। इसमें मान लो कि 100 सिक्का है टोटल। सीख लो 5 वाला नहीं, उसमें भी आप कंफ्यूज होइएगा। हम एक वाला मान लेते हैं, एक वाला है सब सिक्का। हम अगर बोले, इसका मतलब टोटल इसमें 100 सिक्का है, 100 सिक्का है, 100 लिए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। हम अगर इसमें से बोले कि हमने 20% सिक्का निकाल लिया, तो कितना सिक्का निकालेंगे? टोटल सिक्का 100 है और हमने बोला कि 20% सिक्के निकाल लिए, तो कितना सिक्का निकाले? 20 को। और हम आपसे पूछे कि तब एक बात बताओ, तो धन कै % निकाले, तो कितना बोलिएगा? कितना निकालेंगे? X%, 20% ना। अरे 20 को सिक्का निकाले तो 20 रुपया निकल गया, माने जितना % सिक्का निकाले उतना ही % धन भी निकल रहा है। हम बोलते हैं कि अगर 50% सिक्का निकाल ले तो धन कितना निकालिएगा? 50%। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि 50% धन निकाल लिए तो सिक्का कितना निकाले होंगे? 50 को, हाँ है ना? आधा निकालिएगा तो ना आधा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 12% सिक्के निकाले गए, तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि 12% धन भी निकाले गए। तो 12% धन भी निकाला गया। 24% 50 पैसे वाला सिक्का निकाला गया, इट मीन्स कि 24% धन भी निकाला गया। तो अब आराम से यहाँ धन का रेशियो लिखे हुए थे, जितने भी धन थे। अब फिर से आराम से हल कर लीजिए। 12 एकम 12, 24 चौक 96, 108/5।
21.6%। या तो किसी एक को लेकर के भी चल सकते हैं आप, ज़्यादा लेकर आ रहा फ़ायदा होगा 1 से 12 तो 4 से 48 और बट्टा 5। सही है ना? तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहे, ध्यान दो। कह रहे हैं कितना परसेंट धन निकाला गया? तो 25 पैसा के 600 सिक्का है का मतलब 150 रुपया हो गया। 50 पैसा के 1200 सिक्का है का मतलब 600 रुपया हो गया। इसका मतलब धन का अनुपात हो गया 1:4। क्योंकि आगे बोला है कि इसमें से 12% धन निकालना है, इसमें से 24% धन निकालना है। सीखो, ये जो 12% और 24% हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 12% धन निकाला गया, इसका मतलब कुल धन होगा 100 तो निकाल रहे होंगे 12। 24% धन निकालने का मतलब कुल धन होगा 100 तो निकालेंगे 24। यानी कि ये जो प्रति के बाद यूनिट आपको दिख रहा है वो क्या चीज़ का है? धन का है। इसलिए हमको यहाँ रेशियो धन का होना चाहिए, तो यहाँ धन का लिखे थे। कितना परसेंट सिक्का निकालना होगा? तो देखो ये है 25 पैसा वाला 600 सिक्का, 50 पैसा वाला 1200 सिक्का, कटता है तो काट लेंगे 1:2। ये सिक्के का रेशियो है। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट सिक्के निकाले गए, तो इसमें से 12% सिक्के निकाले गए, इसमें से 24% सिक्के निकाले गए। तो ये 12% सिक्के निकालने का मतलब हुआ कि कुल सिक्का यदि 100 होगा तो उसमें से 12 निकालेंगे। यानी प्रति के बाद जो आ रहा है आपको क्या आ रहा है? ये सिक्का। अर्थात हमको यहाँ रेशियो क्या चीज़ का चाहिए? सिक्का। तो कुल कितने परसेंट सिक्के निकाले गए ये हम बता सकते हैं। यहाँ हमको धन निकालना था तो इसलिए यहाँ धन का रेशियो लिखे हैं, कुल कितने परसेंट धन निकाले हैं। हम आपको एक ही बात इसमें समझाएं कि जो जितने परसेंट सिक्का निकालिएगा उतना ही परसेंट धन निकल जाएगा। ये सीधा सी बात है। तो 12% सिक्का बोल रहा है मतलब मान के चलो कि 12% धन भी होगा। 24% सिक्का बोल रहा है मतलब 24% धन भी होगा। चलिए आगे बोलिए। सैंतालीस से पहले तो हम 25 और 26 पे बात करेंगे। मेरे जहाँ तक हमको दिमाग में चल रहा है 3 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन उस दिन हम ढूंढ रहे थे। एक व्यक्ति प्रथम 3 घंटे अपने कार को 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, ध्यान दो, 3 घंटे चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। अगला 2 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो बताइए कि उसका ओवरऑल औसत चाल क्या है? छोटा है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 90 90 180 बट्टा 5, 18 दूनी 36। या तो किसी एक को मान लेंगे, ज़्यादा लेकर आ रहा है फ़ायदा होगा 1 से 15 का, तो 2 से 30 का बट्टा 3 2 5 यानी कि 6, यानी कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसको और भी कई तरीके से करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का, तो देख रहे हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं, बस इसको बताया गया। अदरवाइज इसको और छोटा किया जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस में। चलिए ध्यान दीजिए 25, उसके बाद नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो 26 भी है। कर एक व्यक्ति प्रथम 3 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अगला 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो बताइए कि औसत चाल। छोटा है, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 30 आई 90 और 20 दूनी 40, 130 बट्टा 5 यानी 13 दूनी, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, चलो कहीं होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? देखो इधर कम लेकर आ रहा है, नुकसान होगा, यानी माइनस 1 से 10 का, तो 2 से 20 का बटा 3 2 5 यानी कि 26। अब बोलो ये सही है कि गलत है? काहे गलत है? आप खुद देखो, यहाँ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ है 2 किलोमीटर और यहाँ है 3 किलोमीटर।
तो ये प्रति के बाद यूनिट यहाँ कौन चीज़ लगा हुआ है? आवर। आवर रिप्रेजेंट करता है समय को, सेकंड होता तब वो बोलते हैं समय को। किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? दूरी को। गलत ना हो गया, यहाँ रेशियो क्या चीज़ का होना चाहिए था? समय का, तो सही होता। कुछ बात समझ में आ रहा है? हम यही बात समझाने का आपको उस दिन प्रयास किए थे। तो सबसे पहले समय का रेशियो बदलेंगे। देखो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में, इसको और हम फास्ट करेंगे। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो ध्यान दो, अगर हमको इसी कॉन्सेप्ट से बनाना होता तो कैसे बनाते? सबसे पहले हमको तो इतना पता है कि ऊपर हमको समय का रेशियो चाहिए, और समय बराबर बच्चा जानता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 3 किलोमीटर, स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय इतना ही लगेगा ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। अगला समय है निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। 2 किलोमीटर चले हैं 20 के स्पीड से, तो यही ना समय रहा होगा। देखो 2 से 2 खत्म, अच्छा 3 से 3 खत्म, और 0 से यानी 1:1। समझ में आ रहा है? समय का रेशियो कितना हो गया? 1:1। अब आराम से हम हल कर सकते हैं। इसको चल रहे हैं 30 के स्पीड से, इसको चल रहे हैं 20 के स्पीड से, तो ओवरऑल स्पीड क्या होगा? तो 30 20 50/2 यानी कितना? दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया? तो ये आपको सिखाने के लिए डाला गया है ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे। तो बता दिए। कौन सा? तो कई बार बता दिए। इसका 3/4 भाग, यानी टोटल कुर्सी होगा 4, तो 3 को हम 20% लाभ पर बेच दिए और शेष को क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य का मतलब न लाभ न हानि, तो उसे पूरे लेन देन में कितने % का लाभ होगा? ध्यान दीजिए, कुर्सी का क्रय मूल्य तो सब सामान्य है, तो जो संख्या का रेशियो होगा वही क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा। क्योंकि एक कुर्सी का दाम 380 रुपया था, इसका भी 380, इधरों 380, तो 380 कटिए जाएगा। छोटा है डायरेक्ट भी हम लोग गुना कर सकते हैं। 20 आई 60/4 कितना हो जाएगा? 15%। या तो किसी एक को मान के भी हम कर सकते हैं। ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा कितना? 20, तो 1 से 20, तो 3 से 60, और बटा 3 और 1 4, यानी 15%। आगे बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए, 47 बढ़िया क्वेश्चन है, सीखिएगा। एक व्यापारी 4 प्रकार की चाय 4 किलो, 5 किलो और 3 किलो खरीदा, जिनकी खरीद दर प्रति किलो क्रमशः इतना इतना है। ध्यान दो, 4 केजी हम लिख के बना रहे ताकि आप समझिए। 4 केजी को खरीद रहा है 5 रुपये प्रति केजी की दर से। अगला 5 केजी को, अच्छा 45 है। अगला 5 केजी को खरीद रहा है
60 रुपये प्रति केजी की दर से, अरे हाँ है ना। और फिर अगला 3 केजी खरीद रहा है 47। अस्सी और 90, 4 केजी, 5 केजी और 3 केजी, 4, 5, 3 केजी खरीदो। साला इसमें भी गड़बड़े हैं। चलिए सफा क्वेश्चन के डेटा एक दूसरा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का आपका पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अब डेटा बदल देते हैं। एक व्यक्ति ने 3 प्रकार के गेहूँ, यहाँ 4 है, तीन प्रकार के गेहूँ 50 किलो, 45 किलो और 95 किलो खरीदा, जिनका कीमत क्रमशः 10 रुपये प्रति केजी, 12 रुपये और 15 रुपये, 10, 12, 15। और पूरे पर उसको 225 रुपया का लाभ हुआ है। तो गेहूं का प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन इसका दिया हुआ है सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले लिया है 50 किलो, 45 किलो और 95 किलो, 10 रुपये प्रति केजी, 12 रुपये प्रति केजी और 15 रुपये प्रति केजी।
ये खरीदा है और आपसे पूछ रहा है बताइए कि सबको मिला करके बेचेगा तो 1 किलो का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, वहाँ केजी यहाँ भी केजी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। कटता है तो काट लेंगे। 5 10 50, 5 9 45, 5 19 95। अब सीखिए, मैंने इतना रुपए प्रति केजी पहले प्रकार की चाय खरीदा, दूसरा इतना रुपए प्रति केजी खरीदा, तीसरा इतना रुपए प्रति केजी खरीदा, तो औसतन वो कितने रुपए प्रति केजी खरीदा। मतलब सबको आपस में मिला देंगे तो 1 किलो का खरीद मूल्य कितना पड़ेगा, यानी कि औसत मूल्य। तो हम किसी एक को पहले मान करके खरीद मूल्य निकाल लेते हैं। 12 15 10, 12 मान लेते हैं। अब देखिए ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा 3 से तो 19 या 57। कम लेकर आ रहा है नुकसान होगा तो माइनस 1 से 2 के तो 10 से 20 से, अब बटा 19 और 9 28 और 10 38। यानी कि 57 में से 20 चला गया, 37 बटा 38। ये हमारा क्या निकला पता है कुछ? प्रति केजी क्रय मूल्य इतना रुपए प्रति केजी। देखो ये सब केजी में था ना, तो ये भी क्या निकला, इतना रुपए प्रति केजी। और क्या है ये? खरीद मूल्य, सीपी है ना। तो ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया 1 किलो का। सबको जब आपस में मिला देंगे तो 1 किलो का खरीद मूल्य कितना पड़ेगा, हमको ये पता चल गया। यानी कि सभी प्रकार के चाय को जब हम आपस में मिला देंगे, अब इसका हम रेट निकालना चाहेंगे कि मेरा अब 1 किलो का कितना खरीद पड़ रहा है, तो पड़ेगा इतना। लेकिन आपसे 1 किलो का खरीद मूल्य नहीं पूछ रहा है। अगर इतना ही पूछता है कि बताइए ओवरऑल आपका औसत क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है, तब तो ये आंसर यहाँ दे देते 12.37 बटा 38। लेकिन आपसे कह रहा है कि बताइए कि वह प्रति किलो किस दर से बेचेगा, 1 किलो का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बच्चा जानता है अगर 10 रुपया मेरा खरीद मूल्य है और 2 रुपया का लाभ हुआ तो हम बेचेंगे कै रुपया में, 12 रुपया में। यानी कि विक्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य और लाभ या हानि दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। अगर क्रय मूल्य के साथ लाभ और हानि हमको पता रहेगा तो हम विक्रय मूल्य बता देंगे। तो ये तो हमारा 1 केजी का क्रय मूल्य हो गया, और इसमें से हम लाभ या हानि कुछ भी जोड़ लेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरे चाय पर, ये ध्यान देना है, 1 केजी चाय पर नहीं बोला है, पूरे चाय पर 225 रुपये का लाभ हुआ है। कहने का मतलब कि हम जितना भी केजी चाय खरीदे हैं, अच्छा कितना केजी खरीदे हैं थोड़ा जोड़ लो तो, 95 और 500 और 40, 140 और 50, 190 केजी। अरे ये तो रेशियो में है। टोटल चाय कितना खरीदे हैं? 38 यूनिट बेचेंगे, 38 केजी बेचेंगे, 190 केजी न बेचेंगे, वो तो रेशियो है उसका। तो 190 केजी चाय बेच देंगे तो हमको लाभ होगा 225 रुपया का। पूरे चाय पर 225 रुपया, तो बेचेंगे 190 केजी ना। तो ध्यान दो, 225 रुपया का लाभ हो रहा है 190 केजी पर, तब प्रति केजी कितने का लाभ हो रहा है हम बता सकते हैं क्या? 1 केजी पर कितना रुपया का लाभ? नहीं समझे? 190 से भाग दिए तो क्या निकला हमको? 1 केजी का लाभ, 1 केजी का खरीद मूल्य और 1 केजी पर लाभ। तो इस तरह से टोटल 1 केजी का क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। क्या? चलिए आप ही का दिल का बात हम पूरा करेंगे। आप लोग सीखेंगे कैसे? जब तक थोड़ा सा गहराई में नहीं जाएंगे आप नहीं सीखेंगे। देखो
50 किलो चाय हमने खरीदा है और 1 किलो चाय का पहले वाले का रेट कितना है भाई? 10 रुपये प्रति केजी। तो 50 किलो का कीमत इतना ही होगा ना? अरे बोलो आगे। 45 केजी दूसरे प्रकार की चाय, 1 केजी का कीमत 12 रुपया, तो 45 केजी का कीमत इतना रुपया। आगे हम तीसरा प्रकार के चाय खरीदे हैं 95 केजी और 1 केजी का दाम है 15 रुपया, तो 95 केजी का दाम इतना रुपया होगा। इस तरह से हमने टोटल इतने रुपए का खरीदारी किया है। इतने रुपए खरीद के लाए ना। 50 रुपये वाला 10 रुपये वाला चाय 50 किलो ले लिए, 12 रुपये वाला चाय हम एक जगह से 45 केजी ले लिए, एक जगह 15 रुपये वाला चाय 95 किलो ले लिए। तो सब जगह इतना टोटल दे करके हम इतना पैसा दिए होंगे। टोटल इतना पैसा हम दे दिए, इतना पैसा खरीदारी हम कर लिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे 1 किलो का कितना पड़ा, पर केजी मेरा कैसे पड़ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? जितने भी क्वांटिटी हम खरीदें उससे भाग दे देंगे। तो यानी कितना? 50 और 45 90 सॉरी 95 और 95 190, यानी 190। ये तो टोटल इतना रुपया का आप खरीदारी किए हैं, 190 केजी खरीदे हैं, तो हमारा प्रति केजी रुपए प्रति केजी इतना ही पड़ेगा। 1 रुपये का सॉरी 1 केजी का कीमत हमको पता चल गया। इसी को जनरल भाषा में हम बोलेंगे योग बट्टा संख्या, यानी कि औसत प्रति केजी का मूल्य निकल गया। ये 1 केजी का क्या निकला हमको? ये क्या निकला? 1 केजी का क्रय मूल्य। हमको क्या चाहिए? 1 केजी का विक्रय मूल्य। तो रुक जाओ, क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य भी पता चल जाएगा। तो टोटल लाभ हो रहा है 225 रुपया। कै किलो बेचकर? 190 किलो बेच करके ना। तो 1 किलो पर कितना लाभ हो रहा होगा? बोलिए। अब समझ में आया कि अभी नहीं समझ में आया? आया। तो ये जब हम औसत निकाल रहे थे तो हम बोले थे कि औसत निकालने में संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम वहाँ संख्या को काट उठ लेते थे। लेकिन आप 225 का मतलब नहीं समझ रहे थे कि 225 आपका क्या है। 225 आपका कुल लाभ दिया हुआ है, हमको 1 केजी का लाभ निकालना है। तो 1 केजी का मतलब 38 से हम भाग लगाएंगे। क्या? हाँ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। खर्च में बचत जोड़ देंगे तो आए पता चल जाएगा। 1 साल का बचत दिया रहता था, 1 साल का खर्च दिया रहता था, तो हम लोग 1 माह का पूछ रहा था। चलिए आगे बोलिए। कहिए कि बनाए रहेंगे तो ना सर कुछ बताएंगे, बनेबे नहीं किए हैं। देखिए लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। कृषि श्रमिकों की संख्या, जो कृषि श्रमिक हैं उनका जो संख्या है वो अन्य प्रकार के श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। इसका मतलब कृषि की संख्या 11 होगा तो अन्य लोगों का संख्या 1 होगा। अब लिख रहा है कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 1 रुपया है। कृषि श्रमिक का औसत आय जो है 1 रुपया है, यानी 1 रुपये प्रति कृषि श्रमिक जो भी है। तो ऊपर संख्या, नीचे उनका औसत लिख लिए। अन्य श्रमिकों के औसत वार्षिक आय T है। तो पूरे का क्या पूछ रहा है देख लो। तो सभी प्रकार के श्रमिक का औसत आय क्या है, तो हम बता देते हैं।
अब इसमें हमको पता नहीं चलेगा कि बड़ा एस है कि टी है, और है भी तो कितना बड़ा है कितना छोटा हम नहीं बता सकते हैं, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे कि इसके योगफल को नियम से हल कर लेंगे। तो औसत गुने संख्या का मतलब हुआ योग, औसत गुने संख्या बराबर हुआ योग, अब बट्टा 11 और 1। ओह, आगे बोलिए जल्दी। तो उस समय सो रहे थे। उल्टा कमवे करेंगे आप लोग। या तो सबको परसेंटेज में चेंज कर लिए या तो सबको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं 40% का मतलब 2/5। देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो करा राकेश कुछ वस्तुएं खरीदा जिसमें से 2/5 10% लाभ पर, 3/8 20% लाभ पर, शेष 25% हानि पर। एक काम करते हैं, वस्तु की संख्या वह मानेंगे जो 5 से भी कटे, और यानी कि टोटल हम वस्तु की संख्या 40 मान लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि जितना भी वस्तु खरीदा है उसका 2/5 भाग, तो 40 का 2/5 कितना, इसको बेच रहा है 10% लाभ पर, और आगे लिख रहा है कि 3/8, तो 8 × 40 और 5 × 15, इसको बेच रहा है 20% लाभ पे, और शेष 15 31 9 25% हानि पर बेच दिया। तो कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। ध्यान दीजिए, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, न कि वस्तुओं की संख्या पे। लेकिन यहाँ हम लोग जो माने हैं ये 5 और 40 है, ये 16 15 9 ये वस्तु का संख्या माने हैं। अब अगर क्वेश्चन मान लेते हैं कि पूर्णतः सही है, यही लिखाई है, तो हम यह मानेंगे कि जितने भी वस्तु थे उन सब का क्रय मूल्य क्या था, समान रहा होगा, एक समान क्रय मूल्य वाले वस्तु रहे होंगे। तो फिर जो संख्या का रेशियो हो जाएगा वही उनके क्रय मूल्य का भी रेशियो हो जाएगा। अब चलिए हल कर लेते हैं हम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा लेकर आ रहा है तो कट तो नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। ज़्यादा लेकर आ रहा है फ़ायदा होगा 1 से 10 का, तो 15 से 150 का। कम लेकर आ रहा है इसलिए नुकसान होगा, तो माइनस। कितना कम लेकर आ रहा है, तो 35, तो 35 × 9 9 × 5 45 27 और 4 31 315। अब बटा कितने के लिए, 40 के लिए। एक बार थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। 5 × 40 5 × 6 30, अब 5 × 3 = 15, अब 5 30 × 5 150, प्लस 30 और माइनस 63, अभी भी बचेगा -33, -33/8। अच्छा, लगभग में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो 8 × 4 = 32, 10% में से 4% घटाएंगे तो लगभग 6%। हालांकि 6% से कम हो रहा है, लेकिन लगभग 6% तो बोल सकते हैं ना, ऑप्शन लगभग में दिया है। कहाँ पे थे हम लोग, 74 77 कितना बोले थे,
67, 64 तो बता दिए। 91, 96 क्या है? ये सब खाली ऐसे साइज देख के पूछ रहा है लोग। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा डाले होंगे। क्वेश्चन को समझिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा डाला होगा, 3-4 को क्वेश्चन डाले होंगे। कह रहा है एक लाइब्रेरी में रविवार को औसतन 265 वर्ड बोल रहा है। रविवार को औसतन मतलब जितने भी रविवार होंगे प्रत्येक रविवार को 265, और जो अन्य दिन होगा यानी सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि औसतन 130 विजिटर विजिट करते हैं। ये तो क्वेश्चन अभी तक समझ में आया कि जो भी रविवार होगा हर रविवार को औसतन 265 आएगा, और बाकी जो अन्य दिन होगा सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 130 विजिटर आएंगे। कह रहा है सोमवार से शुरू होने वाले वर्ड पे ध्यान रखना है। सोमवार से शुरू हो रहा है, वो मंगल से भी हो सकता है, बुध से भी हो सकता है, शनि से भी हो सकता है, रवि से भी हो सकता है। क्वेश्चन इसको दो ही तरीके से बना सकता था अगर वो चाहता बनाना तो, या तो सोमवार दिया या अन्य कोई दिन दे सकता है, अन्यथा रविवार ही देता। इसको थोड़ा सा और ट्रिकी करना होता तो रविवार कर सकता था, और नहीं तो फिर सोमवार रहने दिया। रविवार कर देता तो थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, ये ध्यान दो। बोल रहा है सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन का एक महीना है, वह ऐसा महीना है जो उसका फर्स्ट दिन ही सोमवार है, और वो महीने 30 दिन का है। कौन सा महीना हमको ये गेस नहीं करना है, बस ये मान लो कि कोई ऐसा महीना है जिसका फर्स्ट डे मंडे है और अंतिम कुछ हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। 30 दिन का ही महीना है। तो 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आगंतुक औसत संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या बोला? कह रहा है प्रतिदिन विजिटर का औसत संख्या क्या है? प्रतिदिन का मतलब संडे और अन्य डेज सभी को जब एक साथ मिला देंगे तो पर डे बताइए कि औसतन तब कितने आते होंगे। हमको पता है कि औसतन संडे को 265 आते हैं, अन्य डेज में 130 आते हैं। दोनों दिनों को अगर मिला लें तो महीने में प्रत्येक दिन औसतन कितने विजिटर आते हैं, यही तो क्वेश्चन है। तो कितना इजी बात है। प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या कितनी है? तो प्रतिदिन सोमवार और संडे और अन्य डेज। तो ध्यान दो, अच्छा शुरुआती महीना का जो पहला दिन है वो मंडे है, महीना है 30 दिन का, तो कई गो संडे आएगा एकरा में? हाँ देखो 5 वो चिड़िया है बोलने वाले, जब शुरुआत संडे से होता तो 5 गो होता। शुरुआती पहला महीना का अगर पहला दिन संडे हो जाता तो कितना को संडे होता? 5 गो हो जाएगा, क्योंकि 7-7 दिन पर एगो डेज हमेशा चेंज होते जाएगा। तो 7 चौक 28, और जो 2 दिन बचेगा ओकरा में तुरंत जिससे शुरू हुआ था वही रिपीट हो जाएगा, सोमवार और मंगल। तो संडे से शुरू होता तो फिर संडे और मंडे 2 गो रिपीट हो जाता। मंडे से शुरू होगा तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे से शुरू होगा तो ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे से शुरू होगा तो वेंसडे थर्सडे, ऐसे रिपीट होगा। तो मंडे से शुरू हो रहा है
तो महीना में देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब जो बचेगा बाकी उसमें 7 7 दूनी 14, 17 के 21, 7 चौक 28, 4 गो संडे आएगा टोटल। संडे कै गो पड़ेगा, इसका मतलब अदर डेज कै गो होगा, बस इतने आपको जानना था, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझना है। 4 गो संडे, 26 गो अदर डेज, कटता है तो काट लो, 2 दूनी 4 और 2 13 26। संडे को आने वालों का औसतन संख्या है 265, अन्य दिन में आने वालों का संख्या है 130। तो पूरे में 30 दिन के महीने में प्रतिदिन औसत संख्या क्या है, माने पूरे में औसतन पर डे कितना लोग आते हैं। तो नहीं हल कर लीजिएगा, चलो हम कर लेते हैं। ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा 135 दूनी 270, अब बटा 13 2 15 के लिए, तब 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 3 9 9 दूनी 18, 130 और 18 कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ऐसा और भी क्वेश्चन डाले होंगे। चलो ध्यान दो, 96 नंबर। सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसके भौतिकी में अंक 8 अंक, फिजिक्स में, रसायन में भी 8, जीव विज्ञान में 6, साक्षात्कार में 6.5। फाइनल स्कोर की गणना के लिए क्रमशः 2 3 3 और 4 का वेटेज भौतिकी साक्षात्कार को दिया गया था। कह रहा है, ध्यान दो, भौतिकी में जो टोटल उसका ये दिया गया था वेटेज, मतलब टोटल अंक कितने का हो सकता है, वो कितने का था? 2 का। रसायन का कितने का था? 3 का। और जीव विज्ञान का भी 3, और साक्षात्कार के लिए 4 अंक का दिया गया था। फिजिक्स के लिए 2 अंक का था एग्ज़ाम, केमिस्ट्री के लिए 3 अंक का था, और बायोलॉजी के लिए 3 अंक, और इंटरव्यू के लिए 4 अंक, जिसमें उसका प्राप्तांक इस प्रकार से दिया हुआ है। भौतिकी में उसको कितना मिला है? 8। रसायन विज्ञान में, अच्छा देखो, हम बोले कि मेरा वज़न जो है 80 किलो है, तो मेरा औसत वज़न कितना होगा? एक का औसत बोलो चाहे एक का योगफल बोलो, बात तो सेम होगा ना। औसत बराबर योग बटा संख्या, या योग बराबर औसत गुने संख्या। तो हम बोले कि मेरा औसत वज़न 80 किलो है, तो योगफल भी 80 किलो होगा, क्योंकि हम तो एक ही हैं। योग बराबर औसत गुने संख्या, औसत 80, संख्या 1, तो 80 गुने 1 80। तो उसका अगर एक विषय में 8 अंक मिला तो उसका औसत अंक भी कितना कहलाएगा? 8 ही कहलाएगा। दूसरा जो है रसायन विज्ञान में भी उसको 8 अंक मिला है, जीव विज्ञान में 6 अंक मिला है, और इंटरव्यू में 6.5 अंक मिला है। तो सोनाली का ओवरऑल जो औसत है वो क्या होगा बता देना है। चलो किसी को मान लो 8 6 6.5, 6.5 ही मान लेते हैं। बोलो, ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा कितने का? 1.5। तो 1 से 1.5, तो 15 से 45। यहाँ भी ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा 1 से 1.5, तो अच्छा एक से 1.5, तो ये तो ठीक है 4.5। आइए 1 से 1.5, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, और ये कम लेकर आ रहा है इसलिए नुकसान होगा, तो माइनस कितना कम? 0.5, तो 2 से 1.5। तो चलिए 4 और 2 6 में 4 में से 1 चला गया, ये तो 2 हो जाएगा, 3 और 3। अब बटा ही कर लो, 4 3 7 और 3 10 और 2 12। छः 1/2, तो 6.5 और 1/2 कितना हो जाएगा?
दमानी। 8 सदस्य के वर्ष 2012 में औसत उम्र 17 वर्ष थी। ध्यान दो, ध्यान देना, बहुत काम आएगा आगे। कह रहा है कि 2012 में अगर 8 लोग का औसत 2012 में 8 लोग का औसत अगर 17 था, थोड़ा सा इस पर विचार करो। 2012 में तो हम पूछेंगे कि 2018 15 दिया है, चलो 2014 मान लेते हैं। तो 2014 में इनका औसत कितना होना चाहिए? औसत का मतलब हम ये बोलेंगे, इनका मतलब हम प्रत्येक का पूछ रहे हैं। तो देखो 2012 में 8 लोग का औसत 17 साल है, तो 2014 का मतलब 2 साल बाद। तो 2 साल बाद का जब बात होगा तो ये 8 गो में कौन कौन 2 साल बढ़ेगा? तो सब बढ़ेगा, तो योगफल 16 वर्ष बढ़ेगा, तो औसत कितना हो जाएगा? 2 बढ़ेगा। अरे 2 साल बाद हम बोले तो 8 दूनी 16, 8 आदमी 1 साल में 8 वर्ष बढ़ेगा, तो फिर अगले साल 8 साल जुटेगा, 8 8 16 वर्ष, 2 साल में 16 वर्ष बढ़ जाएगा। 8 आदमी का तो औसत कितना हो जाएगा? योग बट्टा संख्या 8 गो के लिए यानी कि 2। इसलिए कि प्रत्येक में सामान्य वृद्धि हो रहा है, सब में उतना ही बांटा जा रहा है, सब में उतना ही दिया गया है। अगर पहला व्यक्ति 2 साल बढ़ेगा तो हर एक कोई 2-2 साल बढ़ेगा, तो सीधा हम बोलेंगे कि औसत में ही 2 बढ़ जाएगा। अगर आप 3 वर्ष बढ़े, हम भी 3 वर्ष बढ़े, सब लोग 3-3 बढ़ रहे हैं, मतलब औसत में ही 3 का वृद्धि हो रहा है, मतलब प्रत्येक में ही तो उतना बढ़ रहा है। तो इसलिए हम इसको योगफल में न जा करके हम डायरेक्ट आपको समझाना चाह रहे हैं, शायद आप समझ जाए मेरी बात को, कि अगर 8 लोग का औसत 2012 में 17 वर्ष था, तो कोई आपसे बोलेगा कि 2015 में कितना होगा? तो 3 वर्ष बढ़ जाएगा, सबके लिए ना बढ़ेगा, तो 17 3 20 हो जाएगा। बोलेगा कि 10 लोग का औसत 2012 में 17 था, तो 2015 में कितना हो जाएगा? देखो अभी भी डाउट है, अरे उतना ही होगा, जोड़ करके देख लो। 10 सदस्यों का औसत 2012 में अगर 17 है, तो 2015 में कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अरे सबके लिए 10 के लिए नहीं, 3 बढ़ जाएगा, तो औसत ही 3 बढ़ जाएगा, हमेशा डायरेक्ट बोलेंगे। अच्छा मान लो यहाँ 15 सदस्य होते हैं, अब कितना होगा बताओ? होगा ना? चलिए तो अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो। दोनों परिवार के वर्ष 2019 में औसत उम्र क्या था? 2019 का पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले 2019 का सबका बदल लेते हैं। तो 8 सदस्य का अगर 2012 में औसत 17 है, तो 2019 में औसत कितना होगा? 12 7 19, तो 17 और 7 24 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? आगे बोल रहा है कि अजवानी परिवार के 7 सदस्य का वर्ष 2015 में औसत 23 था, तो 2015 में अगर औसत 23 होगा, तो 2019 में इनका औसत कितना होगा? अब आराम से आप लोग हल कर सकते हैं, ज़्यादा लेकर आ रहा है इसलिए फ़ायदा होगा। 1 से 3 का, तो 7 से 21 का, अब बटा 8 और 7 15, 3 5 15 और 3 7 21, 7 दूनी 14, यानी 1.4 बढ़ जाएगा, यानी कि 25.4। समझ में आया? बोलिए आप लोग, अगर कुछ पूछना है पूछ लो। अंतिम क्या है? अभी ढेर है, इसमें तो बहुत सारा है। अच्छा हाँ देखो, फिर ये नज़र आ गया वो क्वेश्चन, किन्हें आगंतुक आया था, ऊपर चला गया क्या? सेम यही क्वेश्चन अभी बताए हैं ना? आहा, रविवार से शुरू हो रहा है ये दिन।
अब बताइएगा कोई वो होगा, जोड़िएगा कोई वो रविवार होगा। ऐसा और भी दिए होंगे, ये देखो शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। सॉरी, अविक्रम में क्या होगा? शनिवार रविवार, जो अंतिम 2 को होगा वो रिपीट हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा हमेशा। चलो अब आप लोग पूछ लो जो भी पूछना है। टाइम भी ज़्यादा हो गया। चलिए तो आज भर इतना ही रहने देते हैं नहीं।